गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रूलिंग एज ए लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता था, इंडिया और उसके आसपास का सारा जो एरिया है वो सब कॉन्टिनेंट्स में आता था। पहले जो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया और इधर नॉर्थन पार्ट्स के अंदर एंड जो बांग्लादेश है, ये सारा का सारा हमारे इंडिया के ही पार्ट था। तो ये सारा सब कॉन्टिनेंट्स में आता था। विथ सच ए डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स एंड कल्चर्स वाज आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश। ठीक है, तो किसी भी रूलर के लिए ये बहुत ही हार्ड था कि इतनी बड़ी टेरिटरी को, इतने साम्राज्य को किस तरह से उसको रूलिंग किया जाए, शासन करना, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग रहते थे। इन द मिडिल ईस्ट क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रीडिशर्स, मतलब जो मुगल से पहले जो शासक आए थे, द मुगल्स क्रिएट एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश्ड व्हाट हैड हिथोरेट सीम्स टू पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मुगलों से जो पहले आए थे, जो भी राजा आए थे, तो उन्होंने काफ़ी मतलब कम टाइम के लिए यहाँ शासन किया था। जैसे मान लेते हैं बाहर से कोई आक्रमणकारी आता, हमला करता और थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे शासन करता इंडिया में, और उसके बाद में दूसरा है कोई आ जाता, उन पे अटैक करता और फिर वो इनको हरा के भगा देता और खुद शासन करने लग जाता। तो इस तरह से जो टाइम था ना, मुगल से पहले के जो भी शासक हुए थे उनका टाइम कम था। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के बाद का जो हाफ का जो टाइम था, दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा टू एंड दिल्ली। ठीक है, तो जो मुगल्स जो थे ना, उन्होंने ये आ गए थे 16th सेंचुरी के अंदर और उन्होंने जो है वो अपने एरिया को एक्सपेंड किया था। अंटिल द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, और 17th सेंचुरी तक तो उन्होंने सारे जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं उनको कवर कर लिया था। दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी स्ट्रक्चर था ना उसको भी इम्पोज किया, काफ़ी चेंजेस किए। आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल्स, और जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी एक्चुअली इसको फॉलो करती है। लिविंग ए पॉलिटिकल लेजेंसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। तो जो भी इनकी जो सफलताएं थी ना, सक्सेस थी, तो उनको इग्नोर नहीं किया जाता है, उनको हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी फॉलो किया जाता है। टुडेज जिस तरह से कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, वो एड्रेस करते हैं, वो भाषण देते हैं, कहाँ से, द नेशनल इंडिपेंडेंस डे को। ठीक है, फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पीएम है वो 15 अगस्त को, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे को जो अपना स्पीच देते हैं वो कहाँ से देते हैं, रेड फोर्ट से। और ये जो रेड फोर्ट है ना, ये उस टाइम्स के मुगल के टाइम के बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मुगल्स जो थे ना वो अपनी जनता को संबोधित करते थे। ठीक है, तो उसी तरह से जो है सिस्टम चल रहा है। द रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्पायर, और यहाँ पे जो है ना मुगल जो एम्पायर थे वो रहते भी थे। ये है रेड फोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो पीएम है वो हर साल 15 अगस्त को स्पीच देते हैं। अब देखते हैं वो वर द मुगल्स। तो देखिए मुगल्स जो है वो हमारी हिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ठीक है, और मुगल्स जो है, देखिए हमने पहले देखा था कि जो अदर जो रूलर्स आते थे वो उनका टाइम कम होता था, वह जो मुगल्स हैं उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे यहाँ पे शासन किया था। द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लेजेंसीज ऑफ रूलर्स। मुगल्स जो थे ना वो दो डिसेंसीज, मतलब दो वंश जो या इनके जो पूर्वज है ना उनसे रिलेटेड है। ठीक है भाई, जैसे दो फैमिली से रिलेटेड है। मेन फैमिली कौन थी, फ्रॉम द मदर साइड, उनकी मम्मी की मदर की साइड से जो थे ना वो गंगेज खान, ठीक है, जिनको चंगेज़ खान भी बोलते हैं, जो जिनकी डेथ हुई थी 1227 को। द मंगोल रूलर वो रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, और इन्होंने ये मंगोल भी थी जिन्होंने शासन किया था। चंगेज़ खां, जो गंगेज़ खां बोलते हैं, चंगेज़ खां और मंगोल। ठीक है, ये मंगोल जो है वहाँ से आते थे और ये चाइना और सेंट्रल एशिया पे शासन करते थे, काफ़ी पावरफुल थे हुए ये उस टाइम। उसके बाद में है फ्रॉम देयर फादर साइड, फादर की साइड से देवर सक्सेसर ऑफ तैमूर, वो तैमूर के वंशज थे। ठीक है, मतलब जो काफ़ी पावरफुल थे तैमूर। ठीक है, और इनकी फैमिली से रिलेटेड थे, जिनकी डेथ हो गई थी 1404 के अंदर। द रूलर ऑफ ईरान, तैमूर कहाँ के थे, ईरान के रूलर थे। इराक एंड मॉडर्न डे टर्की, ये जो ना अभी जो मॉडर्न के अंदर आधुनिक में इसको क्या बोलते हैं, टर्की बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ के तो तैमूर थे
और मदर की साइड में चंगेज़ खान के थे। हावेवर द मंगोल्स डिड नॉट लाइक टू, देखिए मुग़ल जो थे ना उनको मुग़ल या मंगोल कहना ना पसंद नहीं था, ठीक है, मुगल्स या मंगोल, क्योंकि ये मंगोल फैमिली से रिलेट करते थे ना। दिस वाज बिकॉज गंगीज खान मेमोरी वाज एसोसिएट विद द मिसेसर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल्स। इन्यूमरेबल पीपल्स का मतलब होता है बहुत ही जंगली टाइप के थे वो लोग, बहुत ही हिंसात्मक थे, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा करते थे और काफ़ी मार काट करते थे। तो ये जो मुगल्स जो थे ना उनको ये कहलाना पसंद नहीं था। इट वॉज ऑल्सो लिंक विद उज़्बेक्स, और ये उज़्बेक से भी लिंक थे, दैस मंगोल्स कम्पिटिटर, जो मंगोलों के कम्पिटिटर्स थे। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर, और दूसरी तरफ जो मुगल्स थे ना प्राउड फॉर देयर टैमरिड एंसिटी, ठीक है, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर ऑफ हिज कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398 के अंदर। तो जो तैमूर थे ना उन्होंने, तैमूर के जो वंशज थे ना उन्होंने 1398 के अंदर जो दिल्ली है उसको कैप्चर किया था। ये देखिए एक पिक्चर दे रखी है, इसको हम देखते हैं। ये है फिगर 2, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे द मिनिएचर पेंटिंग, ये एक मिनिएचर पेंटिंग है जिस पे डेट ये है 1702 से लेके 1712 तक की है। ये तैमूर हिज डिसेंडेंट एंड द मुगल एम्पायर, ये देखिए तैमूर है और इनके जो भी शासक है ये उनकी पिक्चर बनी हुई है, तैमूर, और उसके बाद में उसके जो फैमिली मेम्बर जो राजा बने थे ना उनकी फ़ोटो है। तैमूर इज़ इन द सेंटर एंड ऑन हिज राइट इट हिज सन मीरान शाह। देखिए तैमूर जो है ये है और इनके जो राइट हैंड में है वो मीरान शाह है। फर्स्ट मुग़ल एम्पायर बाबर, देखिए पहला जो मुग़ल एम्पायर थे ना बाबर इंडिया के अंदर, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब उसके परदादा, दादा के पिता, ठीक है, परदादा हैं ये। उसके बाद में ये देखिए अलग अलग राजा है वो बैठे हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं। अबू शेद कौन है? बाबर्स की ग्रैंडफादर है। टू बी द लेफ्ट ऑफ द तैमूर आर सुल्तान महमूद मिर्ज़ा, बाबर्स के ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये इनके जो फैमिली फ़ोटो है एक तरह से, ये तैमूर है और ये इनके अदर फैमिली मेम्बर हैं जो बाद में राजा बने थे। दे सेलिब्रेटेड देयर जनरली, देखिए दे सेलिब्रेटेड देयर जेनरलॉजी पिक्टोरियली, ये जेनरलॉजी पिक्टोरियल का मतलब होता है ये उनकी जो फैमिली फ़ोटो एक तरह से, ठीक है, वंश जो पूरा वंशक्रम है ना, जो भी जनरेशन है उसकी एक पिक्चर दे रखी है। ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड इटसेल्फ, ये इस तरह से पिक्चर बनवाते थे। टेक ए लुक एट द फिगर 2 विच इज़ सम वॉट लाइक ए ग्रुप फोटोग्राफ, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्रुप फोटोग्राफ बनवाते थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स, देखिए ये मुग़ल जो थे इंडिया के अंदर आए थे, ये उसका कैंपेन है किस तरह से, देखिए ये इनकी सेना तैयार होके आई है। मुग़ल मिलिट्री कैंपेन, देखिए ये जो मुग़ल थे, ठीक है, वो अफ़गान साइड में जैसे ये चंगेज़ है, ईरान, टर्की, इस साइड से जैसे बाहर से आए थे, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इन्होंने किस तरह से एंट्री की थी। बाबर बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर, बाबर जो है वो पहला मुग़ल एम्पायर है। 1526 से 1530 का इनका टाइम पीरियड था। सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगना, ठीक है, फरगना की जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर उन्होंने जीते थे 1494 के अंदर। तो पहली जो लड़ाई थी ना वो फरगना की थी। व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड, जब वो सिर्फ 12 साल के थे तब उन्होंने फरगना को जीत लिया था, ठीक है। He was forced to leave his ancestral thrones due to the invasion of another Mongol groups। देखिए और भी उस टाइम फिर और भी मंगोल ग्रुप क्रिएट हो गए थे और उनकी वजह से फिर उनको जो अपना एरिया था वो छोड़ना पड़ा। द उज़्बेक्स भी थे उस टाइम, तो ये लोग जो इसको परेशान करते थे तो इस वजह से इन्होंने फिर जो अपना एरिया था वो छोड़ दिया। आफ्टर ईयर ऑफ वैंडरिंग, काफ़ी साल घूमने के बाद में ही सैस काबुल पे उन्होंने कब्जा कर लिया 1504। तो काफ़ी कम उम्र में ही इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। देखिए यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उनसे उन्होंने लड़ाई करी थी 1526 के अंदर, पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। तो इस तरह से जो मुग़ल है वो इंडिया के अंदर एंटर होते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले जो मुग़ल थे वो बाबर आया था, और बाबर जो है वो 1526 के अंदर पानीपत फर्स्ट, ठीक है, पानीपत के नाम से और भी बाद में लड़ाइयाँ होंगी वो हम देखेंगे। तो पानीपत की जो फर्स्ट लड़ाई थी ना, उसके अंदर उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन ऑफ द मुगल्स। अभी हम टेबल फर्स्ट देखेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि जो मुगल्स थे उन्होंने क्या क्या कैंपेन चलाए। स्टडी इट्स केयरफुली एंड सी इफ़ यू कैन नोटिस इन द लॉन्ग टर्म पैटर्न, ठीक है। यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट अफगान वर द इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी, ठीक है। तो अफगान जो थे ना वो किस तरह से उनको थ्रेट कर रहे थे। नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड अहोम्स, मुग़ल और अहोम के रिलेशंस कैसे थे ये हम चैप्टर 7 में देखेंगे। तो जो बाकी अदर जो चीज़ें हैं ना कि मुगल्स के हैं वो अपने जो आसपास के या उस टाइम के जो भी किंग्स थे उनके साथ कैसे रिलेशन थे ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इनके बारे में देखते हैं। देखिए ये बॉक्स वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनॉन्स वर एन इम्पोर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वॉरफेयर। देखिए 16th सेंचुरी की जो वॉरफेयर हुए थे, ठीक है, उनके अंदर जो कैनॉन्स का मतलब होता है तोपें, ठीक है। तो सबसे पहले जो तोप होती है ना वो कौन लाए थे? बाबर लाए थे। बाबर यूज टू इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और पानीपत की जो फर्स्ट लड़ाई थी ना उसके अंदर उन्होंने इसको यूज़ किया था, और कहते हैं कि इसी वजह से ये इस युद्ध को अच्छे से जीत पाए थे इजीली, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनली चल रहा था सब वेपन्स वगैरह, इन्होंने टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दी थी। गन पाउडर टेक्नोलॉजी वाज ब्रॉट इनटू इंडिया फॉर वारफेयर इन 14th सेंचुरी। अब जो गन पाउडर था ना, बारूद जो गन पाउडर होता है वो 14th सेंचुरी में। फायर आर्म्स वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन रीजन सच एज गुजरात, मालवा एंड डेक्कन। देखिए फायर आर्म्स जो थे ना, बंदूकें वगैरह वो भी स्टार्ट हो गई थी। एंड वॉज यूज टू बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तोप है उसका सबसे पहले यूज़ किया था बाबर ने हमारे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो फायर आर्म्स वगैरह है ये 14th सेंचुरी में आया। देखिए ये बाबर जो आया था वो 1526 में, ठीक है, और हम इसको पढ़ रहे हैं 16th सेंचुरी, ठीक है। तो ये जैसे 0 से 1 ये होता है ना, तो ये 1 सेंचुरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये 16 से पहले वाला टाइम होता है ना वो 16th सेंचुरी। जैसे अभी हमारे यहाँ पे 2020 चल रहा है, तो अभी हमारे कौन सी सेंचुरी है? 21st, ठीक है। ऐसे इसको पढ़ते हैं। अब देखिए ये जो टेबल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा हम केयरफुली देखते हैं, ठीक है। मुग़ल एम्पायर, देखिए किस तरह से जो मुग़ल एम्पायर है वो आए और उन्होंने क्या क्या कैंपेन और इवेंट किए थे। तो सबसे पहले बाबर, ये यहाँ इनकी पिक्चर बनी हुई है, इनका जो टाइम दे रखा है ना वो दे रखा है, इन्होंने 1526 पे इंडिया में एंट्री की थी और उसके बाद में 1530 तक इन्होंने अपना शासन किया था। 4 सालों का शासन था इनका। 1526 के डिफीट इन इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया था, ही इज़ अफगान सपोर्टर एट पानीपत के अंदर, ठीक है। तो ये जो है बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1527 के अंदर डिफीटेड राणा सांगा, जो हमारे राजस्थान से रिलेटेड थे, राजपूत रूलर एंड एलाइज ऑफ खानवा जो जगह है, ठीक है, खानवा के मैदान में उनके साथ लड़ाई हुई थी और 1526 के अंदर। उसके बाद में 1528 देखिए कंटिन्यू ही 3 साल तक लड़ी रहे हैं। डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी की राजपूतों को उन्होंने हराया था। एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। 1530 में इनकी डेथ होगी। अपनी डेथ से पहले इन्होंने दिल्ली और आगरा का जो एरिया था उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। तो काफ़ी पावरफुल थे। उसके बाद में इनका बेटा है हुमायूं है वो राजा बना। देखिए 1530 जब बाबर की जब डेथ हो गई उसके जस्ट बाद में 1530 के अंदर ये राजा बन गए और इन्होंने 1540 तक शासन किया। बीच के सालों में ये इंडिया से मतलब इनको जाना पड़ गया था किसी कारण से, वो हम देखेंगे अभी। और उसके बाद में जब वो वापस आए और 1556 5 और 6 2 साल तक फिर उन्होंने शासन किया, ठीक है। तो हुमायूं डिवाइडेड हीज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं जो थे ना उन्होंने अपनी जो भी उत्तराधिकारी संपत्ति थी उसको बांट दिया था अपने पिताजी की इच्छा के अनुसार। हिज ब्रदर फॉर ईच गिवन द प्रोसेस। इन्होंने अपने जो सारे भाई है ना उनको उनका प्रोविंस मतलब अपना अपना एरिया बांट दिया था। देखिए ज़्यादा प्रॉपर्टी उस टाइम वही होती थी किसके पास कितनी लैंड है, तो ज़मीन जो था ना उस अच्छे से बांट दी थी उसको।
द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान, उनकी जो भाई की जो कामरान जो थे ना, उनकी एम्बिशंस क्या थी, वीकेंड हुमायूंस कोज अगेंस्ट अफगान कम्पिटिटर, जो अफगान कम्पिटिटर है उनको हराने की। शेर खान, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेर खान डिफीटेड हुमायूं, शेर खान ने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में, ठीक है, 1539 में, एंड कन्नौज 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। देखिए अभी हमने देखा था 1530 से 1540 तक खड़ा, ये 39 और 40 ये दो जो लड़ाई हुई थी, इसके बाद में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था और भगा दिया था ईरान की तरफ, इसलिए ये बीच का टाइम खाली है। यहाँ पे शेर शाह शासन करने लग गए थे, ठीक है, शेर शाह सूरी के नाम से बाद में। उसके बाद में इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प, ईरान से है ना उनको हेल्प मिल गई थी। ही रिकैप्चर दिल्ली, और उन्होंने वापस से दिल्ली को कब्जा कर लिया था 1555 में। बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर द एक्सीडेंट ऑन हिज बिल्डिंग, और अगले ही साल इनकी डेथ हो गई, क्योंकि ये इनकी डेथ कैसे हुई थी, दिल्ली के अंदर ये अपने महल में जो लाइब्रेरी बनी हुई है, ठीक है, लाइब्रेरी से जब उतर रहे थे तो सीढ़ियों से गिर गए और इनकी डेथ हो गई। देखिए इनकी डेथ के बाद में इनका जो बेटा है, ठीक है, यही होता है, राजा होता है, राजा के बाद में राजा का बेटा राजा बन जाता है। तो इसी सीरीज़ के अंदर पहले हम लोगों ने बाबर देखा, फिर हम लोगों ने हुमायूं, और अब अकबर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अकबर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अकबर वाज 13 ईयर ओल्ड, अकबर जो है ना 13 साल के थे, व्हेन ही बिकम्स एम्परर, जब वो राजा बने थे। ये भी बाबर की तरह कम ही इसके थे। हिज रीजन्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 पीरियड, इनका जो टाइम जो है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। देखिए इन्होंने 1556 से लेके 1605 तक सेशन किया था। तो पहला जो है 1556 से 70 तक का। अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन बैराम खां एंड अदर मेंबर ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। देखिए 13 साल के थे, छोटे से कम उम्र के अंदर थे ना, तो इनके जो संरक्षक थे, मतलब इनका ध्यान रखने वाले, ठीक है, वो बैराम खां थे, और बाकी जो फैमिली मेम्बर थे ना वो इनकी हेल्प करते थे शासन करने में। मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च्ड, इन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था, मतलब अपना सैनिक अभियान, अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स, ठीक है, एंड अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ द मालवा एंड गोंडवाना। ये जो जगह है ना, यहाँ पे इन्होंने अपने अपने आर्मीज़ को भेजा था कैप्चर करने के लिए। एंड सरप्राइज टू द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम्स एंड द उज़्बेक्स, और उन्होंने दबा दिया था विद्रोह को जो इनके हाफ ब्रदर ने किया था। हाफ ब्रदर मतलब फादर थे इनके और मदर दूसरी थी, ठीक है, जैसे ना राजा के बहुत सारी रानियाँ होती है, तो इस तरह से। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1568 के अंदर इन्होंने जो चित्तौड़ के अंदर जो सिसोदिया कैपिटल है उसको कैप्चर कर लिया था, मतलब चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था। 1569 रणथंबोर को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। सेकेंड जो इनका टाइम था वो 1570 से 1585 था। मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। इस तरफ तो इन्होंने गुजरात की तरफ और ईस्ट की तरफ बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ तक अपने जो कैंपेन थे उनको भेजा। 1579 एंड 80 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, ठीक है, तो मिर्ज़ा हाकिम के सपोर्ट में इन्होंने रिवोल्ट किया था। 1585 से 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर, अकबर का जो एम्पायर था वो काफ़ी फैल गया था। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, इन्होंने फिर अपने कैंपेन को नॉर्थ वेस्ट की तरफ फैलाना स्टार्ट किया। कांधार वाज साइज्ड फ्रॉम द सफेविड्स, कश्मीर वाज नेक्स्ट, काबुल आफ्टर डेट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, कैंपेन इन द डेक्कन स्टार्ट। देखिए इन्होंने जो नॉर्थन पार्ट था ना उसको काफ़ी कवर कर लिया था, काबुल है, कंधार है, ये कश्मीर का पार्ट है, तो इन्होंने काफ़ी एरिया को कैप्चर कर लिया था। साउथ, देखिए डेक्कन का मतलब था साउथन पार्ट, ठीक है, तो साउथन पार्ट के अंदर उन्होंने बैरार, खानदेश और पार्ट ऑफ अहमदनगर वार एक्सटेंड, तो यहाँ भी इन्होंने कब्जा कर लिया। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन्स, अपने जीवन के अंतिम जो लास्ट टाइम थे ना उनमें अकबर वाज डिस्ट्रैक्ट बाय द रेबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम। देखिए राजा जो थे ना सब ने यही किया था कि अपने जो फादर थे उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था और वो चाहते थे कि अब हम राजा बन जाएं, ठीक है, तो इसलिए अकबर जो था ना उनके जो बेटे सलीम है उन्होंने रिवोल्ट किया और जो फ्यूचर में जहांगीर के नाम से राजा बने।
तो लास्ट टाइम जो राजाओं का था वो ऐसे ही निकलता था, ठीक है, कि रिवोल्ट कर देते थे। जहांगीर, अकबर के बाद में अकबर का बेटा है जहांगीर आता है 1605 से 1627 तक का। इन्होंने जो अपने पिताजी का जो भी अकबर का जो कैंपेन था ना मिलिट्री का, सेना का, वो कंटिन्यू रखा। और सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। मेवाड़ की जो सिसोदिया राजा जो थे ना अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विस को मतलब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, वो उनकी हेल्प करते थे। लेस सक्सेसफुल कैंपेन, इनका सक्सेस मतलब कम सक्सेस इनको कहाँ मिली, सिख, अहोम और अहमदनगर के अंदर, ठीक है। प्रिंस खुर्रम, देखिए अब इनका जो बेटा है खुर्रम, द फ्यूचर एम्पायर, जिसने शाहजहां के नाम से शासन किया था, और इन्होंने भी अपने पिताजी के खिलाफ रिबेल कर दिया। द एफर्ट ऑफ नूर जहाँ, जहांगीर्स वाइफ, ठीक है, द मेरिटिन वर्ड अनसक्सेसफुल, लेकिन जो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए ये, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी ना नूरजहाँ, वो काफ़ी मतलब शासन में भाग लेती थी, ठीक है। तो इस तरह से यही था, राजा जो है ना वो सारे के सारे अपने अपने जो फादर है उनके खिलाफ रेबल करके और शासन प्राप्त करते थे। शाहजहाँ ने 1627 से 1658 तक शासन किया। मुगल कैंपेन कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर द शाहजहाँ। देखिए डेक्कन का पार्ट जो था ना, साउथर्न पार्ट, ये देखिए गुजरात के बाद में यहाँ से जो स्टार्ट होता है महाराष्ट्र और मालवा, ये जो एरिया होता है ना, ये डेक्कन है, ठीक है, साउथर्न पार्ट। तो यहाँ पे इन्होंने आर्मी भेजी। द अफगान नोबल खान जो अफगान नोबल था ना, खान जहान लोदी, रेबल वाज द डिफीटेड, इन्होंने इनके रेबल को डिफीट कर दिया। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा साइस्ट। तो उन्होंने क्या किया, अहमदनगर और जो बुंदेल्स थे ना उनको हरा के कब्जा कर लिया। इन द नॉर्थ वेस्ट की साइड द कैंपेन्स टू सेज बल्ख जो है वहाँ पे उज़्बेकों को फ्रॉम द उज़्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल एंड कांधार वाज लॉस्ट टू सफरदस्त, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अपने जो एरियाज थे ना उसको बढ़ाने के लिए लगे हुए थे और कंटिन्यू जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे। 1632 अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड, और 1632 के अंदर इन्होंने अहमदनगर को भी जीत लिया। एंड बीजापुर फोर्स चोज फॉर पीस, ठीक है, और बीजापुर के अंदर भी इन्होंने शासन करने लगे। इन 1657 एंड 58 देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट और सक्सेशन अमोंग द शाहजहां सन। देखिए इसके बाद में क्या हुआ, इनके जो बेटे थे ना, बाकी सब बेटे तो इस तरह करते थे कि रेबेलियन कर देते थे, ठीक है। शाहजहां के जो बेटे थे ना उनके अंदर फिर कि राजा कौन बनेगा इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो 4 बेटे थे उनके, ठीक है, तो चारों जो बेटे थे ना वो आपस में लड़ने लग गए। तो इसके अंदर देखिए औरंगजेब वाज विक्टोरियस, औरंगजेब है वो जीत गया। एंड हीज 3 ब्रदर, उसके जो 3 भाई थे इंक्लूडिंग दारा सिखो जिनके नाम है वरखिल, दारा सिखो को तो उन्होंने मार दिया। शाहजहां वाज इम्प्रिजन, शाहजहां को जेल में डाल दिया गया फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा, आगरा के जेल में उनको डाल दिया गया जब तक वो जिंदा थे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो औरंगजेब था ना वो काफ़ी होशियार निकला और उसने अपने भाइयों को भगा के और खुद शासन करने लग गया। औरंगजेब 1658 से 1707 तक इन द नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जहाँ अहोम्स वार डिफीटेड इन 63 के अंदर उन्होंने अहम्स को हराया, बट रेबेल अगेन इन द 1680 के अंदर वापस से विद्रोह हो गया। कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफ जई जो थे उन, ये देखिए यूसुफ जई जो ये ना सारे के सारे अरब से या उस पार्ट से आते थे, बाहर से आने वाले आक्रमणकारी थे, ठीक है। द सिख्स वर टेम्पररी सक्सेसफुल, सिख जो है वो टेम्परेरी सक्सेसफुल भी हो गए थे। मुगल इंटरवेंशंस इन द सक्सेशन एंड इंटरवल पॉलिटिक्स एंड राठौड़ राजपूत ऑफ मारवाड़ लीड टू द रेबेलियन, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे राजपूत राजा है उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था इनका। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा जो थे ना उस टाइम शिवाजी का शासन था, ठीक है, मराठा के अंदर। द वार इंटेंटली सक्सेसफुल, उस टाइम के सक्सेसफुल थे, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी। देखिए उस टाइम औरंगजेब नॉर्थन इंडिया के अंदर पावरफुल था और जो साउथर्न पार्ट था वहाँ पे शिवाजी का शासन था, तो दोनों की बनती नहीं थी। और जो शिवाजी है उनको औरंगजेब ने इंसल्ट किया था, आगरा के किले में उनको बुला के बंदी बना लिया था, ठीक है, और खुद को ना इंडिपेंडेंट किंग साबित कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम फिर क्या हुआ, जो शिवाजी थे ना वो वहाँ से निकल गए, ठीक है, वहाँ से छुपके कैसे भी करके वहाँ से भाग गए। और उसके बाद में वो वापस से जो मुगल्स जो थे ना उनके अगेंस्ट में कैंपेन चलाने लग गए। प्रिंस अकबर
अब देखिए औरंगजेब का जो बेटा है ना उसका नाम भी अकबर है, उन्होंने रेबेल कर दिया अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठा, और उन्होंने जो मराठा जो थे ना उनका सपोर्ट ले लिया। एंड द डेक्कन सुल्तान ही फाइनली फ्लेड द सफाविद ईरान, और वो सफाविद चले गए ईरान, वहाँ भेज दिया गया इनको, ठीक है। आफ्टर अकबर रेबेलियन, देखिए अकबर जो था इनका बेटा, उन्होंने रेबेलियन कर दिया। औरंगजेब सेंट आर्मी अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तानत, औरंगजेब ने अपनी आर्मी है वो डेक्कन की तरफ भेजी। बीजापुर वाज एनेक्स्ड, बीजापुर को कब्जा कर लिया 1685 में, एंड गोलकुंडा 1687 के अंदर। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मेनेज्ड कैंपेन इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठा, ये जो है ना फिर पर्सनली इनको जाना पड़ा था औरंगजेब को, क्योंकि ये जो मराठा जो थे ना वो काफ़ी पावरफुल थे। मराठाज वू स्टार्टेड गुरिल्ला वेलफेयर, देखिए मराठा जो थे ना वो गुरिल्ला युद्ध चलाते थे। गुरिल्ला युद्ध में क्या होता है, पहाड़ी जो एरिया था ना वहाँ पे वो लोग छुप जाते थे और फिर अटैक करते थे, वापस पहाड़ों में छुप जाते थे गुरिल्ला के जैसे। औरंगजेब हैड ऑल्सो हैड टू फेस रेबेलियन इन द नॉर्थ इंडिया, इनको जो है ना देखिए जब ये साउथ की तरफ चले गए ना तो फिर इनको नॉर्थ की तरफ से अटैक का सामना करना पड़ा, जैसे सिख हैं, जाट है और सतनामीज़ हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम्स एंड द डेक्कन्स ऑफ मराठा, तो चारों तरफ से इन पे फिर है ना अटैक्स होने लगे। हिज डेथ वाज फॉलोड बाय ए सेसेशन कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग हिज सन्स, और इनकी डेथ के बाद में फिर वही राजा कौन बनेगा, ये वाला प्रॉब्लम चलने लगा। लेकिन इनकी बात की देखिए 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ हो गई, और इसके बाद में ज़्यादा सक्सेसफुल राजा नहीं थे, ठीक है। तो मुग़ल एम्पायर के इम्पोर्टेंट जो राजा थे ना वो यहीं तक ही थे। ये देखिए मिलिट्री कैंपेन अंडर अकबर एंड औरंगजेब, देखिए कितना जो एरिया है वो इन्होंने कंट्रोल कर रखा था। बीजापुर, अहमदनगर, ये जो सारा एरिया है वो इन्होंने कवर कर रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशंस, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर चैप्टर मिक्स हो जाएगा, ठीक है।